ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और आजकल जिस तरह से वक्त में बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है, वैसे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि बीमारियाँ जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं कि कभी शायद आपने कभी नाम भी ना सुना, और बैठे बिठाए एक बंदा बिल्कुल ठीक होता और पता लगता है कि आज ये बिल्कुल ठीक था और कल इसको पता नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियाँ और इस तरह से डायग्नोस हो रही हैं। बट बहरहाल एक नई टेक्निक, नॉट रिलेटिवली न्यू, इट्स एन ओल्ड टेक्निक, बट येस आजकल इसका रुझान एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है, विच इज़ कॉल्ड हिजामा कपिंग। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई किसी किस्म का भी मरीज़ हो, वो कैंसर हो, वो हेपेटाइटिस हो, वो डायबिटीज़ हो, बड़े से बड़ा, और क्रॉनिक बीमारियां भी और एक्यूट बीमारियां भी, हर चीज़ का इलाज हिजामा के ज़रिए मुमकिन है। तो व्हाट आर द एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ कपिंग, और करवाना कब चाहिए, किसे चाहिए, वेज क्या है, नई टेक्निक्स क्या है, लोगों का इसमें रुझान क्यों है। बहुत पुराना ये तरीका इलाज है, लेकिन अभी लोगों का रुझान इसमें इतना ज़्यादा क्यों है। इवन आई हैव वर्ड कि जिसको अगर कोई मीग्रेन का प्रॉब्लम हो वो भी हिजामा करवाए, सो वो बहुत हद तक क्योर हो जाता है। सो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कायरोप्रैक्टर डॉक्टर माइदा हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर माइदा, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हिजामा एंड हाउ इट इज़ डन? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हिजामा की बहुत सारी सालों से ये चलता आ रहा है, ये सुन्नत है करवाना, ठीक है। अब इसको मॉडर्नाइज फॉर्म कर दिया है, क्योंकि सब कहते हैं कि ये अब क्यों दोबारा से जिद्दत में आ गया, लोग अब क्यों ज़्यादा करा रहे हैं। आज से अगर हम 10 इयर्स बैक देखें तो हमने इतनी नॉलेज नहीं सुनी थी, इतने लोग कॉमनली नहीं हिजामा करवा रहे थे। ये इसलिए क्योंकि आफ्टर फ्यू ईयर्स इसके बेनिफिट्स अब न्यू रिसर्चेस के साथ साथ निकलते जा रहे हैं कि जब साइंस ने इस चीज़ को पढ़ा, एजुकेट किया, तो उनको आइडिया हुआ कि नहीं, इसके अंदर बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसमें हम कपिंग थेरेपी ऐड करते हैं। देयर वाज अ टाइम जिसमें हम कपिंग थेरेपी को यूं ऐड किया करते थे कि सिर्फ वेट कपिंग किया करते थे। पुराने ज़माने में जौंकें भी लगा करती थी। वेट कपिंग, वेट कपिंग और ड्राई कपिंग, ये दो टाइप्स हैं कपिंग की जो आज हम यूज़ करते हैं। एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, जब मैं अपने क्लिनिक में कई चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ ड्राई कपिंग भी यूज़ करते हैं, जो कि हमने सिर्फ मसल्स को रिलीज़ करने के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, या किसी भी मसल की रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जैसे किसी का कंधा जाम है उसको खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो वेट कपिंग होती है, ये एक एंशिएंट सिस्टम है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है, ठीक है। यूजुअली इसमें कुछ तारीखें भी होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो वेट कपिंग होती है उसके सुन्नत के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ लगाए जाते हैं। उनसे ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन होना, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट वेट कपिंग, ठीक है। इसमें हमारी ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन होना, ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज हिजामा में मिल जाता है आपको, ठीक है, जिसके अंदर आप बॉडी 100% या पार्शियली क्योर होती है। डिजीज टू डिजीज इट वेरीज, ठीक है। देर आर फ्यू डिजीजेस जिसको हम 100% क्योर कर सकते हैं हिजामा के साथ, लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं, उनकी मेंटेनेंस करना या उनको स्लो डाउन करना, यानी कि अगर एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको ऐसी डिजीज़ है जो डे बाय डे उसने ग्रेजुअली डिटोरिएट ही होना है बॉडी ने, यानी जो उसकी डिटोरिएशन 5 साल में आनी है, अगर हम कोई प्रोसीजर्स अच्छे कर रहे हैं तो हम उसको 8 ईयर्स या 10 ईयर्स हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, डिजीजेस को कम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं। देन देयर कम फ्यू डिजीजेस जिनका हम टोटली क्योर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जिसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन्स आती हैं, जैसे कि शाटिका का पेन हो गया, नस का दब जाना, गर्दन में दर्द है, बाजू कंधा जाम हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, रेडिकुलरपैथीज हैं, उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके लिए हम हिजामा कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेंटेनेंस, यूरिक एसिड, अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता, बहुत हाई जाता है, या हाइपरटेंशन, उसमें भी कपिंग फायदा देती है? बिल्कुल देती है, बट इसमें डिबेट होती है। देखिए, कपिंग जब आप वेट कपिंग कर रहे हैं तो आपके कट्स हील नहीं करते अगर आपकी शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपकी 300, 400, 500 पे शुगर डेली चल रही है तो अगर आप कपिंग करते भी हैं तो यू विल नॉट गेट अ रिकवरी आउट ऑफ इट, बिकॉज वो आपका हील नहीं करेगा। तो जब भी हम लोगों ने किसी ऐसे पेशेंट का हिजामा करना हो जो जिसको शुगर हो, या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जिसको हम जैसे लोप्रिन्स या ब्लड को पतला करने, खून पतला करने वाली गोलियां आमतौर पर लोग इसको बोलते हैं, वो लेते हैं। तो इनमें हमने ये करना होता है कि हमने पहले
पहले 3 to 4 days प्रायर पेशेंट से कहना होता है आपने डेली बेसिस पे अपनी डायबिटीज़ मॉनिटर करनी शुरू करनी है, एंड वट एवर मेडिसिन या इंसुलिन आप जिस चीज़ पे भी हैं उसको आप पहले कंट्रोल में लेकर आएँ। वंस आप मेडिसिन की बेसिस पे उसको थोड़ा कंट्रोल फैक्टर में लेके चलते हैं, फिर हम हिजामा करते हैं। अच्छा, ये जो वेट कपिंग की बात करी है इसमें तो कट्स लग गए, लेकिन ड्राई कपिंग वो किस तरह से होती है, और क्या दोनों डायबिटीज वाले करवा सकते हैं? आपने वेट कपिंग का कहा कि आपने मॉनिटर करना है, मेरे ख्याल में जिस तरह से आपने कहा ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि जख्म हील करना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो प्रॉब्लम भी अक्सर कर सकता है। तो फिर तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड चल रही है तो ऑन द स्पॉट आप वो प्रोसीजर नहीं कर सकते, जैसे कि अगर किसी बट अगर कंट्रोल्ड है वही तो बता रही हूँ, अगर एक पेशेंट है उसकी बीपी शूट हुआ है तो आप उसका ऑपरेट नहीं करते, डॉक्टर उसको मेडिसिन पे डालता है, पहले उसका बीपी मॉनिटर करके लो करते हैं और फिर ऑपरेट की तरफ लेके जाते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। इसी तरीके से ये नहीं है कि डायबिटीज वाला बंदा हिजामा नहीं करा सकता, डायबिटीज का बहुत अच्छा इलाज है हिजामे में, लेकिन अगर उस वक्त उसकी शुगर बहुत हाई लेवल पर है तो रिकवरी नहीं आएगी, कट हील नहीं करेंगे। तो आप पहले उनको मेडिसिन की बेसिस पे आप उनकी शुगर को कंट्रोल कराएंगे, चाहे डाइट के साथ या मेडिसिन के साथ। वंस आपको लगेगा कि 1 वीक से इस बंदे की डायबिटीज अब कंट्रोल में, तो आप प्रोसीजर कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे फिर। अच्छा, ये वेट कपिंग का आपने बता दिया, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके इर्द गिर्द कट्स लगाए जाते हैं और उस तरीके से खून जो है वो एक्चुअली बाहर निकाला जाता है। एंड व्हाट अबाउट द ड्राई कपिंग? अच्छा, ड्राई कपिंग जो होती है इसको हम चाइनीज कपिंग भी बोलते हैं, जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल कपिंग भी हम इसको बोलते हैं। ये न्यू इस तरीके से निकली कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कट्स नहीं लगवाना चाहते, लेकिन हमने उनकी पेन मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। तो जो लोग कट्स नहीं लगवाना चाहते हम उनकी ड्राई कपिंग करते हैं। ड्राई कपिंग के बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट्स अब मार्केट में आना शुरू हो गए हैं जो अभी पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, मंगाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जिनको हम डायनामिक कप बोलते हैं, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जो वेट कपिंग है वो तो ओवरऑल हर तरह की बीमारी के लिए हम लेते हैं, लेकिन जो ड्राई कपिंग है वो हर तरह की पेन मैनेजमेंट, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज यानी मसल्स जो खिंचे हुए पुल्ड मसल्स हैं, नॉट्स बने, उनको रिलीज करने में ड्राई कपिंग सबसे बेनिफिशियल है। बहुत ज्यादा बल पड़ता है गर्दन में, तब भी आप ड्राई कप लगवा सकते हैं। इन चीजों के लिए ड्राई कप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें हम शुगर को मेंटेन करेंगे ड्राई कप से, तो वो नहीं होता। बीमारियां, एक्चुअल बीमारियां जो हैं उनके लिए वेट कपिंग इज रिकमेंडेड, ज्यादा बट रिकमेंडेड। ड्राई कपिंग जो है वो अपने मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, हाँ पेन मैनेजमेंट हर तरह की जिसमें मसल और स्केलेटन से रिलेटेड पेन्स आती हैं उसको ट्रीट करने के लिए आप कर सकते हैं। सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, सर दर्द के अंदर प्रेफरेबली वेट कपिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई नहीं भी करवाना चाहता, माइग्रेन की टाइप्स होती हैं। हेडेक कई लोगों को मसल पुल होने, गर्दन के पट्टों के खिंचने से होता है, ये टेंशन से होता है, आधे सर में दर्द हो रहा है। टॉक अबाउट माय माइग्रेन, वो होता ये है कि मेरी आंख में तकलीफ होती है, सो बेसिकली वो आंखों वाला वो जो होता है, देखो इसका एक स्पेसिफिक टर्म भी है, वो मुझे याद नहीं आ रही। जो होते हैं ना वो भी आपके ब्लॉक हो जाते हैं। इस तरह के केसेस में हम लोग पेशेंट को कहते हैं आप वेट कपिंग करवाएं। अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है वो कहता है मुझे सर में दर्द रहती है लेकिन मैं अपनी ये गर्दन दबाता हूं तो मुझे रिलैक्स हो जाता है, उस तरह के पेशेंट में आप ड्राई कप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर उसके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी वेट कपिंग की। दांत की तकलीफ है लेकिन बहुत ज्यादा है, इसमें भी ड्राई कपिंग दांत की तकलीफ के लिए बेशक इसके अंदर बहुत सारे हैं, कहा जाता है कि आप करवा सकते हैं, लेकिन इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि आपके एक्चुअल दांत में प्रॉब्लम क्या है। अब नीचे इन्फेक्शन हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, या आपका दांत बिल्कुल गल गया और आप कहें कि मैं इसके लिए हजामा करा लूं, तो दैट इज नॉट पहले मेडिकल प्रोसीजर आपका, हाँ मेडिकल प्रोसीजर करना, आपकी कोई रूट कनाल होनी है, आपकी पल्प डेड करनी है, अंदर क्या इशू चल रहा है वो आप बिना आपके जो डेंटिस्ट हैं उनके साथ डिस्कस किए बिना आप नहीं कराएं। अच्छा, जिस तरह से आपने वेट कपिंग कहा कि इसमें कट्स लगाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, सो ड्राई कपिंग को किस तरह से किया जाता है विद द इक्विपमेंट्स एंड हाउ इट इज डन? अच्छा, ड्राई कपिंग में अब पहले क्योंकि होता था कि शीशे के कप्स हुआ करते थे, लोग उसमें फायर बर्न करके ऑक्सीजन खत्म करके लगा दिया करते थे, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, लगाते कहाँ थे? बैक पे, कमर पे, जहाँ जो हर बीमारी के ना सेपरेट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि सुन्नत के तो कुछ हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स, उसके अलावा अगर आप मेरे पास आते हो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को लेके कि मुझे ये भी साथ में मसला है, तो उसके अलग से पॉइंट्स हम
ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी ये होती है वेट कपिंग, उसके अंदर तो आपने सारे कट्स उसमें अप्लाई कर दिए, लेकिन अब ड्राई कपिंग में अगर तो मस्कुलर स्केलेटन है आप नहीं अप्लाई करेंगे। अब ड्राई कप कैसे करते हैं, प्लास्टिक के कप्स होते हैं डिस्पोजेबल जो यूज़ किए जाते हैं, उससे सक्शन क्रिएट की जाती है, सक्शन क्रिएट करके वो उस एरिया में थोड़ा सा ब्लड को ऊज आउट करके फिर कट्स लगाते हैं और कप दोबारा लगा देते हैं। और अगर आपने सिर्फ ड्राई कपिंग करनी है तो आप सिर्फ वो ड्राई कप को वहाँ लगा रहने देंगे फॉर 10-20 मिनट्स, अनटिल अनलेस आपको ये नहीं लगता कि हाँ अब इसमें से टॉक्सिन्स रिलीज हो गए। ये एक, लेकिन उसमें कट नहीं लगाए उसमें जाए, कट नहीं सिर्फ लगाते, आपने कप्स जो सिर्फ हैं वो कप, लगा के जी, छोड़ दिए, जी। वो कप्स खुद ही उसको कुछ भी जो है पुल कर रहे होंगे अपनी हाँ, तरफ और वो लगे रहेंगे, वो लगे रहेंगे, वो आपके मस्कुलर स्केलेटन, इट्स नॉट पेनफुल, राइट? इट्स नॉट पेनफुल। और जो वेट कपिंग है पेनफुल नहीं होता। इफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन इज डूइंग हिजामा, वेट कपिंग इवन इज नेवर पेनफुल। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके लिए भी कोई एज ग्रुप्स होते हैं, मतलब जिन लोगों को कपिंग करवानी चाहिए, इफ अ पर्सन इज लाइक टू ओल्ड, सो अच्छा, आई पर्सनली प्रेफर, और कहीं जो हमारी रिसर्चेज हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि पीपल मोर देन 72-73 एज ना करवाएं, क्योंकि उनके और बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन और अगर जिस्म बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है, उसमें वेट कपिंग हम प्रेफर नहीं करते, उसमें ड्राई कपिंग करते हैं, कर सकते हैं अगर मस्कुलर स्केलेटन के इशू से पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जरूर करें। लेकिन अगर 70+ का कोई पेशेंट आपके पास इसलिए आता है कि जी मैं शुगर मेंटेन करनी है या मेरा यूरिक एसिड सही कर दें या मेरी कोलेस्ट्रॉल, तो आई डोंट प्रेफर कि आप वेट कपिंग कम से कम उम्र क्या है करवाने के लिए? अच्छा, जो ये कई लोग जो हजामा बहुत अरसे से लेके चल रहे हैं या एंशिएंट, वो बच्चों का भी करते हैं, ठीक है, आई डोंट प्रेफर दैट। तो मैं 12 साल से प्लस और 70 से नीचे ये एज ग्रुप होता है जिसको हम प्रेफर करते हैं कि यह हजामा करवाएं। बिल्कुल, हाँ, 12 से नीचे हम नहीं लेके चलते क्योंकि बच्चों में और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और उससे 70 से ऊपर भी अच्छा, और जो सुन्नत के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? अच्छा, सुन्नत के जो पॉइंट्स होते हैं वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाए और बताए हैं, उनमें एक पॉइंट हमारे सर के ऊपर आता है, ठीक है, फिर हमारी स्पाइन के लॉन्ग मतलब सर्वाइकल के वर्टेब्राज होते हैं C1, C7, थोरेसिक T4, यानी आपकी स्पाइन के अलोंग सारे कप्स आते हैं। फिर 2 शानों के पास कप लगाए जाते हैं, शोल्डर्स के पास जिनको हम कहते हैं स्कैपुलर बॉर्डर्स, हमारे जो बोन होती है उसके पास लगाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुन्नत के पॉइंट्स हैं जो आपने लगवाने हैं। इसके अलावा अब इसके साथ कोई बंदा आ जाता है जो कहता है मुझे बैक एक भी है, तो स्पाइन पे तो लग रहे हैं आप साथ 2, लेकिन वैसे जो सुन्नत के पॉइंट्स हैं वो स्पाइनल के इर्द गिर्द, स्पाइन के मिड ऑफ द स्पाइन में लगते हैं। अच्छा, स्पाइन के अंदर वो लगाए जाते हैं, मिड में ऊपर लगाए जाते हैं, ऊपर शोल्डर्स के पास, 2 शोल्डर्स के पास, सर के ऊपर लगाए जाते हैं, 2 पिंडलियों पे भी लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी सारी ये जनरल हजामा अच्छा, होता और है। कितने अरसे बाद अगर कोई बहुत ज्यादा रेगुलर करवा रहा है तो फिर भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? अच्छा, हजामा की फ्रीक्वेंसी पे हम अगर डिस्कस करें, अगर आप जनरली हजामा कराते हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है लेकिन आप अपनी मेंटेनेंस के लिए करवाना चाहते हैं, तो ये होता है कि साल में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 दफा आप करवा सकते हैं। अच्छा, 2 और मैक्सिमम 4 जगह। और विद द डिजीज, ये मैं आपको कह रही हूँ, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डिजीज एंड यू जस्ट वांट टू गो फॉर, आपने बस एक रेगुलर मेंटेनेंस करनी है या आपको कोई डिजीजेस थी पास्ट में और अब आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो 6 महीने में एक बार, नहीं तो एवरी 4 मंथ्स एक बार, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। और जो अदर वे है, अच्छा, जो अदर वे है, अगर आप किसी डिजीज को इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं तो हर किसी के जो है ना एक वो होता है, क्या कहना चाहिए, प्रोसीजर होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बॉडी एक्स के लिए, हाँ सॉरी, आप शाटिका के लिए करवा रहे हो, तो हम यूं करेंगे कि हम उसको शाटिका वाले पेशेंट को 3 विजिट्स बताएंगे। पहला विजिट किया, 1 महीने का गैप दिया, दूसरा विजिट किया, 2 माह का देके तीसरा किया, उसके बाद ये 3 विजिट्स हम करेंगे 1 साल के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहिदा हमारे साथ शो में मौजूद थी और कपिंग के हवाले से तमाम तो डिटेल्स शेयर किया। आई होप आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से मजीद हो गई होगी, बहुत से लोग इसको पहले ही जानते हैं। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग लाहौर।